आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बीएड के स्टूडेंट्स को रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। मैं आज आपको इसको लिखने का तरीका बता देता हूँ। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो पेज होता है, इसमें आपने नेम की जगह पे अपना नाम लिखना होता है, रोल नंबर की जगह पे अपना रोल नंबर लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन लिखेंगे। उसके बाद सेमेस्टर की जगह पे आपने, क्योंकि एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर चल रहे होते हैं, तो या तो वो स्प्रिंग हो सकता है या ऑटम हो सकता है, आपने वो जो आपका सेमेस्टर होगा वो लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है रीजन, तो आप यहाँ पे अपने रीजन का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने कसूर लिखा है। उसके बाद आपको थीम और सब थीम दिया गया होता है, वो आप लिखेंगे। और नेक्स्ट जो होता है टॉपिक आपको सुपरवाइज़र जो है ना वो अप्रूव करता है आपका, तो जो वो अप्रूव कर दे आपने वो यहाँ पे अपना टॉपिक लिखना होता है। नेक्स्ट जो है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक अप्रूवल फॉर्म, यानी कि ये टॉपिक अप्रूवल का फॉर्म है जो कि आपने वर्कशॉप होती है 3 दिन की, उसके लास्ट डे पे आपने इसको साइन करवाना होता है सुपरवाइज़र से, ठीक है। तो इसमें भी आपने स्टूडेंट नेम की जगह पे, मैं थोड़ा दिखा सकता हूँ अगर, तो दिखाता हूँ आपको, दिखाना मुश्किल है थोड़ा, 1 मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट नेम की जगह पे स्टूडेंट नेम अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, आपका प्रोग्राम कौन सा है, इनके बीएड 1.5 है, बीएड 2.5 भी हो सकता है, और बीएड 4 ईयर भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अपने सुपरवाइज़र का नाम लिखना है। अभी मैंने सुपरवाइज़र का नाम नहीं लिखा। हमें यही क्या कहा गया था कि जब आप हमारे पास ये मैनुअल जमा करवाने आएंगे, उस वक्त हम आपको सुपरवाइज़र का नाम भी बता देंगे। उसके बाद वही दोबारा रिपीट हो रहा है, थीम वो लिखना है, सब थीम दोबारा लिखना है, और टॉपिक आपने यहाँ पे दोबारा लिखना है। नेक्स्ट जो है वो है वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर के सिग्नेचर। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर साइन करेगा। ये करना उन्होंने तभी है जब हम उनको जमा करवाने जाएंगे। रिसोर्स पर्सन 1 भी वो बता देंगे, रिसोर्स पर्सन 2 भी बता देंगे, लेकिन यहाँ पे जो डेट है ना वो आपने ध्यान से लिखनी है। जब आपकी वर्कशॉप हुई थी उसका जो लास्ट डेट था वो आपने लिखना है। यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि आप लेटेस्ट जो डेट है वो नहीं लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डिक्लेरेशन। इसमें लिखा हुआ है टू बी फिल्ड एंड साइंड बाय द स्टूडेंट एंड रिटेन्ड बाय द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आई के बाद आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपने वालिद साहब का नाम लिखेंगे, उसके बाद रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद इन टाइटल के बाद आप लिखेंगे अपना जो है टॉपिक, वो यहाँ पे लिखेंगे, और नीचे स्टूडेंट अपने सिग्नेचर करेगा और अपना नाम लिखेगा और यहाँ पे डेट लिखनी होगी। नेक्स्ट अगले सफ़े पे आ जाते हैं। सफ़ा नंबर 13 जो है, इसमें स्टूडेंट जो है पहले हम लिखेंगे इसका टॉपिक का नाम लिखेंगे, उसके बाद स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, रोल नंबर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर अपना जो वो चल रहा है सेमेस्टर वो उसका बारे में लिखेगा कि स्प्रिंग है या ऑटम है। उसके बाद यहाँ पे जो है सुपरवाइज़र वो अपने सिग्नेचर करेगा, साथ में डेट लिखेगा, उसके बाद अपना नाम लिखेगा। नेक्स्ट जो काम है वो है रीजनल डायरेक्टर का। रीजनल डायरेक्टर यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेगा, ठीक है। यहाँ से हमारा लिखने का काम शुरू होता है। सबसे पहले लिखा हुआ है नेम ऑफ़ द स्कूल। यहाँ पे आपने उस स्कूल का नाम लिखना है जहाँ पे आपने डाटा वगैरह कलेक्ट करना है, जहाँ पे आपने रिसर्च करनी है, ठीक है। आप कोई भी स्कूल लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट नवाब अकबर कसूर, यानी कि अपने एरिया का कोई स्कूल जो आपको नज़दीक पड़ता है वो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने लिखना होता है बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यानी कि
जो आपके रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। जैसे कि हमने एक हाई स्कूल लिया है, वहाँ का हम लिखेंगे कि उसका एरिया कितना है, उसके अंदर स्टूडेंट कितने पढ़ते हैं और उसमें टीचर कितने पढ़ाते हैं। ठीक है, ये हम उनके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है कि और ये भी लिखेंगे कि ये स्कूल जो है वो गांव में है या सिटी में है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, अर्निंग ट्रेंड्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उन वो किस तरीके से वो अपनी अर्निंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि गांव के लोग वो ज़्यादातर क्या करते हैं, फसलें काश्त करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जानवर पालते हैं और उनके की ख़रीदो फरोख्त करते हैं। ठीक है, तो यही आप लिखेंगे। ठीक है, अ, इसके अलावा कुछ सरकारी मुलाजम भी हो सकते हैं, आप उनके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, आगे है सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। इसमें ये लिखा जाता है कि लोगों का मयार ज़िंदगी कैसा है, वो कैसे घरों में रहते हैं, उनका निज़ाम ज़िंदगी कैसा है, यानी कि सैनिटरी सिस्टम कैसा है, अच्छा या बुरा है। और इसके अलावा लोगों के पेशा कैसा है, कौन कौन से पेशे हैं, इसमें हम वो लिख सकते हैं। जैसे कि गांव के लोगों में ज़्यादातर क्या होता है, ब्लैक स्मिथ है, टेलर है, हेयर ड्रेसर और शेफर्ड वगैरह होते हैं। फार्मर आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। आप इस लफ्ज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। ठीक है, तो लिटरेसी रेट में हम, क्योंकि गांव है तो गांव में लिटरेसी रेट अमूमन कम ही होता है। तो ठीक है, आप कोई भी लिटरेसी रेट लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने 48% लिखा है, आप इससे भी कम लिख सकते हैं। कोशिश करें जो हमारा जो पाकिस्तान का ओवरऑल लिटरेसी रेट है उससे कम ही होना चाहिए, चाहे आप सिटी से हों चाहे आप विलेज से हों, और विलेज में तो मोस्टली उससे भी कम होना चाहिए। उसके बाद है एकेडमिक क्वालिटी, यानी कि यहाँ पे जो तालीम का मेयार है टीचर्स का वो कैसा है। तो डेफिनेटली अभी जो हमारे पास स्कूल हैं गवर्नमेंट में, वहाँ पे जो वेल क्वालिफाइड टीचर होते हैं, तो आप बेशक वहाँ पे जाके उनका मेयार तालीम पूछ सकते हैं, या इस तरह के आप अंदाज़न भी लिख सकते हैं। और मोस्टली आजकल जो है जो टीचर आ रहे हैं वो एमए हैं, एमए, एमएससी और एमफिल, पीएचडी भी टीचर हैं हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स में। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमने यही कुछ लिखना है कि उनका जो सब्जेक्ट पे जो है ग्रिप है वो अच्छी है। इसके अलावा वो प्रोफेशनल भी हैं, तो वो जो मसाइल होते हैं बच्चों के उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। आगे है स्पेशल ट्रेड्स ऑफ द कम्युनिटी। इसके अंदर जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी से मुराद ये होता है कि इर्द गिर्द के लोग, जो स्कूल है उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके स्पेशल ट्रेड्स क्या हैं, यानी कि वो किस तरीके से बाकी लोगों से अलग हैं। ठीक है, आमतौर पे गांव के जो लोग होते हैं वो स्कूल के बच्चों को ना फोर्स नहीं करते स्कूल भेजने पे, या उनकी तरफ अटेंशन नहीं देते। बच्चा खुद चला जाए तो चला जाए, अगर नहीं गया तो कोई मसला नहीं। इसके अलावा जो सिटी के स्कूल होते हैं वो बड़ी आसानी के साथ में वहाँ पे जो लोग हैं ना वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनको बल्कि छोड़ के आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो बनता है वो लिखा है कि वाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक, इनके आपने ये जो सब थीम और टॉपिक यही क्यों सेलेक्ट किया है। तो आप इसके बारे में यहाँ पे बताएंगे कि ड्यूरिंग टीचिंग आपको कोई मसला हुआ है तो आप उस मसले को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरा टॉपिक जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट लर्निंग एट होम, यानी कि जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है उनकी घर में क्या अहमियत है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि क्योंकि बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर 5 से 6 घंटे की स्टडी करता है, बाकी जो 18 घंटे होते हैं वो घर में गुजारता है। तो घर में एक तो उसने सोना है, वो ज़रूरी है उसके लिए। बकाया जो घंटे बनते हैं वो तकरीबन 10 घंटे होते हैं, तो वो अगर वेस्ट करेगा, टीवी देखेगा या गेम गेम वगैरह खेलेगा, तो
उसके जो स्टैंडर्ड है, उसकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो लो हो जाएगा बनिस्बत उस दूसरे बच्चे के जो घर में आके पढ़ता है। तो चूँकि ये कोरोना वायरस चल रहा है कोविड-19, तो इससे मुतल्लक ये है कि अभी बच्चे घर में रहेंगे तो वालिदैन को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ सीखने की ज़रूरत है। अगर वो ये एक्टिविटीज़ बच्चों पे अप्लाई नहीं करेंगे तो उनका बच्चा जो है वो बाकी बच्चों की निस्बत पीछे रह जाएगा, अपनी मतलब अपनी वो स्टैंडर्ड उसका वो लो रहेगा बानिस्बत उसके जो बच्चे घर में पढ़ते रहे हैं। तो इसके अंदर आप कुछ भी इस तरीके से अपने टॉपिक से रिलेटेड लिख सकते हैं। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपने ध्यान से लिख लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग, फ्रेंड, सीनियर टीचर और सुपरवाइज़र रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। यानी कि जो आपको प्रॉब्लम फेस हुआ है और वो प्रॉब्लम कौन सा होगा, जो आपका टॉपिक है वही। तो आपने उसका जो अपने कोलीग है, अपने दोस्त हैं या सीनियर टीचर हैं या सुपरवाइज़र है, उसके साथ क्या डिस्कशन किया और आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ है। तो आप सबसे पहले सुपरवाइज़र का लिखेंगे, क्योंकि सुपरवाइज़र का इसलिए हम पहले लिखेंगे क्योंकि सुपरवाइज़र ने आपको टॉपिक अलाट करना होता है। तो आप उसके बारे में लिखेंगे कि आपने उसके साथ जो टॉपिक है वो डिस्कस किया, उसने आपको अप्रिशिएट किया और आपका टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसने आपको जो एक्शन रिसर्च है उसके बारे में पूरी आगाही दी है और उसने बताया कि आपने ये एक्शन रिसर्च जो है वो कैसे करनी है, कौन से तरीके इस्तेमाल करने हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं और डाटा कैसे कलेक्ट करना है, कौन से वेरिएबल्स हैं उनको कैसे डिफ़ाइन करना है, ऑब्जेक्टिव्स अपने क्रिएट करने हैं और अपने जो पर्पज़ है स्टडी का वो आपने यहाँ पे वो आपको बताएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अपने कोलीग के साथ, यानी कि आपका कोई कोलीग है तो आप उसके साथ डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड और उससे पूछेंगे कि जैसे कि मेरा टॉपिक है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की इम्पोर्टेंस, तो बंदा उसके साथ डिस्कस कर सकता है कि ये किस तरह क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या इससे इफ़ेक्ट पड़ता है एजुकेशन पे या बच्चे के स्टैंडर्ड पे, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। और मतलब ये है कि उसने आपको क्या नसीहत की है कि ये कैसा रहता है। उसके बाद जो सीनियर टीचर होते हैं आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि वो आपको बताएंगे इसकी अहमियत के बारे में, यहाँ पे वो लिखेंगे आप, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा है, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स। यानी कि आपने जो आपका मौजूदा टॉपिक है जो आपको अलाट हुआ है, इससे पहले भी इसके मुतल्लिक रिसर्च हो चुकी होगी, तो आपने वो उन बुक्स का हवाला देना है या अगर कोई ऑनलाइन रिसोर्स मिला है तो आप उस वेबसाइट का हवाला देंगे, आर्टिकल का हवाला देंगे। तो आमतौर पे ये बुक्स वगैरह भी, आर्टिकल वगैरह भी या वेबसाइट जो हैं सब की सब इंटरनेट पर मौजूद हैं, आप वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेरा एजुकेशनल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, तो मैंने सबसे पहले तो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ वगैरह की डिफ़ाइन वगैरह इसको किया है कि ये क्या चीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ़ लोगों की रिसर्च जो है वहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट ही की है, और ये आपने कॉपी पेस्ट ही करना होता है। उसमें सिर्फ ये बताना होता है कि उनका जो पर्पस क्या था, यानी कि कैसे उन्होंने वो डाटा कलेक्ट किया, इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ किया और उनकी फाइंडिंग्स वगैरह क्या थी, इसके अंदर हमने वो लिखना होता है। वो लिख हर एक का मतलब तकरीबन एक सफ़े पे बन जाता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि आप नेक्स्ट जो है देखें, एक तो मेरे पास ये था इफ़ेक्ट ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़ इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट है जी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ तकरीबन सेम होती हैं, सेम ही है चीज़ें। एंड इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, ठीक है, ये भी मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है, ठीक है। थोड़ा इसको मैंने ना इस तरह किया कि प्रिसाइज कर लेते हैं, जो टू द पॉइंट होता है वो लिखते हैं, बकाया लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप एक दफ़ा किसी आर्टिकल को स्टडी करते हैं
तो आप इसको बआसानी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ इन द टाइम ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये देखा ना, लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मार्टिन। मार्टिन एक ऑथर है जिसने ये व्यू दिया है या आर्टिकल लिखा है, तो आप उसका लिख सकते हैं उसके मतलब कि उसने क्या, उसकी फाइंडिंग्स हैं, कैसे उसने डाटा कलेक्ट किया, या उसका इसके बारे में ओपिनियन क्या है, ये सारा आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है काफ़ी, लेकिन है ये सारा कॉपी पेस्ट वाला, इसलिए इसमें मुश्किल नहीं है। ये अगर समझते बंदा देख के एक दफ़ा परेशान होता है, लेकिन ये लेंथी होने के बावजूद बड़ा इजी है। कि इस मैं कहता हूँ पहले मैं भी घबराया था, लेकिन जब मुझे ये इसका मतलब मवाद मिला है, मटेरियल मिला, कंटेंट मिला है, तो मैं कह रहा था कि कहीं इतनी जगह और होती मैं इसको लिख लेता और भी। ठीक है, इतना ईजी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस तरीका आना चाहिए। ठीक है, तरीका जब आ जाएगा तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी, आप नेट से ही सारा देखना है। ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी है। इसके अंदर हमने लिखने होते हैं जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं। ठीक है, उनकी डेफिनेशन वगैरह करनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है। ठीक है, जैसे कि इम्पोर्टेंस लर्निंग है, लर्निंग की डिफाइन, ये भी मैंने नेट से ही डाउनलोड किया है, नेट से ही कॉपी किया है। इम्पोर्टेंस भी ऐसे ही है। ठीक है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, ये भी नेट से ही हमने इसकी डेफिनेशन नोट की है। ठीक है, बस 3 4 5 जो भी जितनी जगह है, बिल्कुल थोड़ी सी जगह है, 3 4 या 5, हद छोटी छोटी अगर हो तो 5 भी कर सकते हैं, 3 भी बहुत है। ठीक है, जगह ख़त्म। पांचवा जो क्वेश्चन है, सवाल है, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर क्या अचीव करना चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं। मतलब इसके स्टडी के जो पर्पज़ हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आपके कोई भी मकासद हो सकते हैं, वो आमतौर पे आप ये भी नेट से देख सकते हैं। ठीक है, अपने टॉपिक देखें और उसका देखें कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, वहीं आप लिख दें। ठीक है, आगे रिसर्च क्वेश्चन टू बी इन्वेस्टिगेटेड के रिसर्च के अंदर कौन से क्वेश्चन हैं जो हमने इन्वेस्टिगेट करने हैं, और वो भी सेम ही होते हैं जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वो आपने लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। छठा क्वेश्चन जो है लिखा है, हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कौन से थे, यानी कि आप स्टूडेंट्स जो अपने डाटा कलेक्ट करने के लिए जो पॉपुलेशन सेलेक्ट की है वो कौन सी थी। इसके अलावा आपने जो सैंपल लिया है वो कितने स्टूडेंट्स पे मुश्तमिल था, वो आप ये इसमें लिखेंगे। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, उसके उनके मुताल्लिक ही लिखना है। ठीक है, आगे है, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपने ये जो मसला है इसको हल करने के लिए क्या कुछ किया है, इसका मुकम्मल प्रोसीजर क्या, वो लिखना है। नरेट द प्रोसेस स्टेप वाइज, प्रोसीजर ऑफ इंटरवेंशन एंड डाटा कलेक्शन। तो आपने ये सारा इसके अंदर वो यानी कि पूरा स्टेप वाइज आपने जो है मसला है अपना बयान करना है। यानी कि ये आपने कहाँ से शुरू किया, जैसे कि प्रोसीजर स्टार्टेड विद द एनालिसिस, एनालिसिस के साथ ये प्रॉब्लम की एनालिसिस के साथ ये जो प्रोसीजर है वो शुरू हुआ था। उसके बाद हमने वो प्लान किया, स्कूल सेलेक्ट किया, स्कूल के बाद हमने वहाँ से इजाज़त ली, रिसर्च की। उसके बाद ठीक है हमने पॉपुलेशन सेलेक्ट की, फिर देखा कि स्टूडेंट जो सैंपल के तौर पे लिए हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ नोट की, और जिस मसले पे हमने करना था, रिसर्च करनी थी, वो मसला यहाँ पे बयान किया है। ठीक है, इसके अलावा जो आपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ किए वो भी इसमें लिखेंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी लिखेंगे, उसका पूरा प्रोसीजर, उसके फाइंडिंग्स वगैरह भी इसी में से लिखेंगे। देखें ना, एंड पे फाइंडिंग्स वगैरह भी लिखी हैं, द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, फाइंडिंग भी आप यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डाटा, हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड। यानी कि आपने कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ किया है डाटा कलेक्शन के लिए। जैसे कि मैंने
क्वेश्चनियर यूज़ किया है तो आप कोई भी वैसे यूज़ जो इसके लिए सूटेबल हो वो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि मैंने 2 टेस्ट कंडक्ट किए हैं, एक प्री टेस्ट है और एक पोस्ट टेस्ट है। उसके बाद उन दोनों का कंपैरिजन किया है। तो वो प्री टेस्ट वो था जिसमें अभी तक हमने एजुकेशनल एक्टिविटीज़ वो अप्लाई नहीं की थी। उसके बाद 1 महीना तक हमने एजुकेशनल एक्टिविटीज़ अप्लाई की। तो उसके बाद जब हमने पोस्ट टेस्ट लिया है तो उन दोनों का कंपैरिजन किया तो हमें जो डिफरेंस था वो वाज़ेह था। क्वेश्चन नंबर 9 में जो लिखना है वो आपने अपनी फाइंडिंग्स वगैरह लिखनी होती हैं, जो आपके पहले भी लिख चुके हैं वही आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उससे रिलेटेड फाइंडिंग्स मिली हैं या मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा कंक्लूजन में भी लिखेंगे, ठीक है। कंक्लूजन में अपने जो है टॉपिक से रिलेटेड ही लिखेंगे कि जो आपका टॉपिक था, जैसे कि मेरा है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की इम्पोर्टेंस के रिलेटेड, तो मैं लिखूँगा कि जो हमारा टॉपिक है ये वाकई एक इफ़ेक्टिव है एजुकेशन स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी अहमियत के बारे में कि कोविड-19 में इसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि आम हालात में भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट एंड हाउ वाज द रिसर्च कंडक्टेड, मेन ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस एंड फाइंडिंग्स। समरीज के अंदर आपने लिखनी सारी, ठीक है। इसमें मैंने ये भी लिखा कि मुझे जो टॉपिक मिला है वो मैंने उसके बारे में लिखा है। उसके बाद जहाँ पे मैंने जो है जो स्कूल है उसके बारे में भी लिखा है कि जहाँ पे मैंने ये रिसर्च कंडक्ट की है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं मैंने, जो कि मैं पहले भी लिख चुका हूँ, वही सेम ऑब्जेक्टिव मैं दोबारा यहाँ पे मैंने लिखे हैं। उसके बाद एरिया एंड पार्टिसिपेंट के बारे में लिखा है कि एरिया कौन सा था, रूरल है। उसके बाद जो पार्टिसिपेंट हैं वो कौन से स्कूल से लिए हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कौन सा प्रोसीजर था और इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया है वो मैंने लिखा है। आप भी ऐसे लिख सकते हैं, जब आपने पीछे लिखा होगा तो ये आपको लिखने में कोई ज़रा भी मुश्किल नहीं आएगी। उसके बाद फाइंडिंग्स हैं, फाइंडिंग्स को मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया क्योंकि जगह थोड़ी कम थी, तो मैंने उसको पीछे फाइंडिंग्स जो लिखी वही मैंने यहाँ पर लिखनी है, लेकिन थोड़ा सा प्रिसाइज करके, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्नड। यानी कि जो आपने ये रिसर्च की है इसके मुतल्लक आपने इससे क्या सीखा है, ठीक है। तो आपने इसके बारे में लिखनी है। 10 नंबर का है कि आपने जो ये रिसर्च वर्क किया है तो इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है, यानी कि आपकी टीचिंग प्रोसेस के अंदर इस आपको क्या फ़ायदा हुआ है, ठीक है। आप वो लिख देंगे और इसका दूसरों को क्या फ़ायदा हो सकता है, बच्चों को क्या फ़ायदा हुआ है, इसके अंदर आपने वो सारा कुछ लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, व्हाट हैज़ इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल एज अ टीचर। यानी कि जो आपने रिसर्च की है इससे आपके जो टीचिंग स्किल है, टीचिंग स्किल में कितना फ़ायदा हुआ है आपको, ठीक है। इसके अंदर हमने वो लिखेंगे। और नेक्स्ट जो होता है क्वेश्चन वो है, लिस्ट द वर्क्स यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट, फॉलो द APA मैनुअल 6th एडिशन। यानी कि इसके अंदर आपने जो है रेफरेंस वगैरह लिखने हैं कि आपने जो पीछे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखे हैं आर्टिकल वगैरह या लोगों को वर्क जो है इससे मुतल्लक इस आपके टॉपिक से रिलेटेड था, तो वो आपने जो लिया है तो वो कहाँ से लिया है, कौन सी बुक से लिया है, कौन सी वेबसाइट से लिया है। तो इसका लिखने का एक बाकायदा तरीक़ाकार है, उस पर मैं हो सका तो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो कंप्यूटर से बेहतर तौर पर बंदा लिख सकता है। क्योंकि इसमें अगर आप वैसे लिखेंगे तो गलत हो सकता है। इसमें आमतौर पे जो सेकंड नाम होता है वो पहले लिखा जाता है और जो फर्स्ट नेम होता है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो लिखा जाता है। उसके बाद ये कि वो कब शाया हुआ, ठीक है, वो लिखा जाता है। यानी कि ईयर पहले लिखा जाता है, उसके बाद मंथ, फिर उसकी डेट वगैरह लिखी जाती है। और
जैसे कि ये मैंने एक वेबसाइट से हासिल किया है, तो मैंने जिस डेट को हासिल किया है उसमें वो डेट भी लिखनी पड़ती है, ठीक है। और उसका जो यूआरएल है वो भी हमने यहाँ पे लिखना है, और साथ में ये तरीकाकार मैं बाद में वीडियो में समझा दूँगा। यहाँ तक हमारी जो वीडियो थी वो कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।